हाँ, हो गया, शुरू है। हाँ भाई, आज कल की क्लास में हमने बात की थी जो भारत के भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश में हम बात कर रहे थे तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में। कल हमने पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में बात की। आज बात करेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तट का मतलब क्या है? जिसके तीनों ओर क्या हो? पानी हो, है ना। जिसके तीन तरफ से क्या हो? जल हो, उसे कहते हैं तट। और बच्चों ध्यान रखना, इसे प्रायद्वीपीय मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। आपको पता है कि किसी भूखंड के चारों तरफ पानी हो, मतलब ये भूखंड है, इसके चारों तरफ पानी हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप। और बच्चों जिसके तीन तरफ पानी हो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय, या इसे कहते हैं। तट का मतलब क्या है? जलीय सीमा लगना, है ना। तट का मतलब क्या है? जलीय सीमा। स्थल के साथ में क्या लगती है? स्थल के साथ में जल की सीमा लगती है, ध्यान रखना। जल प्लस स्थल। बच्चों ध्यान रखना, जो जल है इसके साथ में जो स्थल की सीमा लगती है उसे क्या कहते हैं? तट। क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। बच्चों ध्यान रखना, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये भारत है आपके सामने। यहां से गुजरात से लेकर के यहां से बच्चों ध्यान रखना पश्चिम बंगाल तक, यहां तक जो ये कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516.6, ठीक है ना। 6 किलोमीटर, आवाज नहीं भैया ना, 6 किलोमीटर। ये भारत की कुल क्या है? तटीय सीमा है। तटीय सीमा, इसे कहते हैं जलीय सीमा। अरे पीछे आवाज नहीं भाई, सुन लिया ना। खड़े हो जा विनोद, खड़ा हो। हाँ, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा या जलीय सीमा कितने किलोमीटर है? आवाज नहीं करेगा कोई। हाँ, तुम खड़ा हो। हाँ, भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वेरी गुड। इसमें कुल कितने राज्य स्थित हैं? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश 4। वेरी गुड। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। वेरी गुड, नीचे बैठो, अब आवाज नहीं करनी, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये तटीय सीमा है इसमें कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कल की क्लास में हमने बात की थी गुजरात से लेकर के यहाँ तक जो ये पश्चिमी भाग है, तमिलनाडु है ना, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है जो ये पश्चिमी भाग है, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे पूर्वी तटवर्ती जो भारत का भौतिक प्रदेश है उनके बारे में, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, कोरोमंडल तट किस भाग में है? पूर्वी तट में। ध्यान रखना, यह प्रश्न भी पूछा गया है। इसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर के 1200 मीटर। और बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है, ठीक है ना। कितने राज्य है बच्चों? 4 राज्य है। ध्यान रखना, महानदी नीलगिरी है ना, ध्यान रखना, महानदी से लेकर के नीलगिरी तक ध्यान रखना इसका क्या है? विस्तार है, ध्यान रखना, ठीक है ना। महानदी से लेकर के नीलगिरी तक इसका विस्तार है। इसमें कुल राज्य कितने हैं? 4 राज्य, ठीक है ना। राज्य याद कर लेना, एक तो कौन सा? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा है? हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में केरल, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में गोवा, गोवा के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात। ये आपके हैं पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में, ठीक है ना। राज्य याद कर लेना, राज्य कितने हैं? 4 है।
अब प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये आपके पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश है या तटवर्ती भाग है, इसमें ध्यान रखना विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, झील पाई जाती है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस घाट में ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में लेगुन झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें पाई जाती है? लेगुन, ठीक है ना, लेगुन झील। और इसका ही एक उदाहरण है, ध्यान रखना, उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील किसका उदाहरण है? लेगुन झील का उदाहरण है। ध्यान रखना, लेगुन, लेगुन झील का मतलब क्या है समझना। लेगुन झील का मतलब है, एक तो होती है ये खारे पानी की झील, ठीक है ना, खारे पानी की झील। अब लेगुन झील का मतलब है यहां पे ये है जल, क्या है? जल है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसके साइड में क्या है? ये है आपके स्थलखंड। अब ध्यान रखना, ये जल, ध्यान रखना, स्थलखंड के इतने से भाग में इसका क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। उसे कहते हैं लेगुन झील, जो खारे पानी की होती है। भाई ये भौतिक प्रदेश है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये भौतिक प्रदेश है। यहाँ पे देखो आप, ये अंदर गया ना जल, है ना, यहाँ पे क्या झील बन जाती है? लेगुन झीलों का निर्माण हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेगुन झीलों का निर्माण किस प्रदेश में है? तो ये ध्यान रखना, कौन से? पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश में। लेगुन झील क्या होती है? ध्यान रखना, ये है क्या? आपके स्थलखंड, क्या है? स्थलखंड। और इसके पास में ही क्या है? जल है। और ये जल ध्यान रखना कटाव करके इस स्थलखंड को ऐसे काट दिया जाता है, ऐसे काटता है, उसे कहते हैं लेगुन झील। झील बनी या नहीं बनी है? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक है पुलिकट झील, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। बच्चों उसके बाद में बात करें, यहाँ की जो प्रमुख चोटियां है, यहाँ पे पहाड़ियां है, उनके बारे में भी बात करें तो एक पहाड़ी है नलाई मलाई, है ना, नलाई मलाई, नला या मलाई, ये एक पहाड़ी है। ध्यान रखना बच्चों, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, नला मलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। नला मलाई आंध्र प्रदेश। और किस तट में है? पूर्वी तट में। ध्यान रखना प्रश्न क्या बनेगा? एक प्रश्न तो ये बनेगा, प्रश्न बनेगा नला मलाई पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में है? तो ध्यान रखना प्रायद्वीपीय मैदानी प्रदेश में। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अब ये जो ये प्रायद्वीपीय मैदानी प्रदेश है या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसमें ध्यान रखना कौन से भाग में है? पूर्वी तट में। कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी तट में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें, एक आंध्र प्रदेश की और पहाड़ी है, चोटी है, उसका नाम क्या है? वेनुकोड़ा। वेनुकोड़ा चोटी भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण है नला मलाई, जो आंध्र प्रदेश की प्रमुख है चोटी है। उसके बाद में बात करें पालकोंडा, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नगरी, ये भी आंध्र प्रदेश में। और एक है सेंसाचलम, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है, सेंसाचलम चोटी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और ये पूर्वी तट में स्थित है। उसके बाद में बात करें तमिलनाडु की है जवादी, जवादी चोटी कहाँ पे है? तमिलनाडु। सेवराय, ये भी तमिलनाडु में है। पंचमलाई, इसको याद कर लेना, पंचमलाई चोटी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और पूर्वी तट में। सिरुमलाई, ये भी तमिलनाडु में। और पलानी, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद में बात करें, एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार ध्यान रखना केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम स्थल पे है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो संगम होता है, यहाँ पे क्या होता है? संगम होता है। ये देखो आपके सामने, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। और इसका विस्तार कुल कितने राज्यों में है? ध्यान रखना 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट का संगम स्थल किस पहाड़ियों में है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ी, सीधा बैठ एक बार, हाँ तो यार एकदम सीधा बैठ, इस साइड हो जा, ठीक है ना। इसका विस्तार कुल 3 राज्यों में है। और यहाँ पर
किसका संगम होता है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट का क्या होता है? संगम होता है, कि यहाँ पे मिलान होता है। बतू ध्यान रखना, इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना डोटा बेटा। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कुल कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? डोडा बेटा, जो कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। अब बात करें पूर्वी घाट की जो प्रमुख ऊंची चोटियां है, एक है ध्यान रखना जिद्दा गाडा, जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में आराराम कोडा, ये भी आंध्र प्रदेश है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और एक है मेंदरगिरी, ये कहां पे है? उड़ीसा में। ठीक है ना, ये तीसरी सबसे पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। अब देखो प्रश्न कितने बनते हैं, देखो प्रश्न समझ लो। आपसे पूछ ले पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कहां पे है? तमिलनाडु में। अब आपसे पूछ ले, ये जो पूर्वी घाट है, ये इस घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखना जिद्दा गाडा। कौन सी है? जिद्दा गाडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पे है? कहां पे है भाई? आंध्र प्रदेश में। दूसरी कौन सी है? आराम कोडा। और 3 नंबर पे है महेंद्रगिरी। ये तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंदे मुख, जो कहां पे है? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम क्या है? अन्नाईमुडी। कौन, क्या नाम है? अन्नाईमुडी, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, अन्नाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस राज्य में स्थित है भाई? तमिलनाडु में। ठीक है ना। अब मुझे बताओ मेरे साथ में बोलोगे आप, है साथ में बोलोगे। आपसे पूछ ले दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कहां पे है? पूर्वी तटवर्ती प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कुल कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के संगम स्थल कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ियां कितने राज्यों में? ओके ना। उसके बाद में आपसे पूछ ले नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कहां पे है? तमिलनाडु। उसके बाद में आपसे पूछे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जो कहां पे है? ओके ना। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखो बंदरगाह किसे कहते हैं? देखो जहाजों का रोकने का स्थान उसे कहते हैं गोदीवाड़ा, है ना। देखो एक होता है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब है जहाज रोकने का स्थान। बंदरगाह का मतलब क्या है? जलीय मार्ग। जलीय मार्ग या समुद्री मार्ग से व्यापार करने का जो स्थान होता है ना, उसे कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब है जलीय मार्ग का स्टेशन। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आपने सुना ना रेल रुकने का स्थान उसे क्या कहते हैं? रेल स्टेशन। बस रुकने का स्थान उसे क्या कहते हैं? बस स्टेशन। और जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एयरपोर्ट कहते हैं ना। जैसे ही जो जलीय जहाज होती है उसको रोकने का स्थान है, उसे कहते हैं बंदरगाह। अब इस बंदरगाह पे जहाज रुकती है और जहाज पे ध्यान रखना जो कीमती वस्तु है जो विदेशों में क्या करते हैं? निर्यात, और हम कुछ वस्तु क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो ध्यान रखना जो ट्रांसपोर्ट का स्थान है जलीय मार्ग का, उसे कहते हैं बंदरगाह। ठीक है ना। और भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात जलीय मार्ग से होता है। ध्यान रखना भारत का सर्वाधिक विदेशों में आयात निर्यात किससे होता है? जल मार्ग से। भाई मेरी बात सुनो, जहाज है, जहाज से भारत क्या करता है? आयात निर्यात करता है। ठीक है ना। और यहाँ बंदरगाह से प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है ना। अब बात करें प्यारे बच्चों, एक है कांटीवाड़ा तट और एक है कोंकण तट और एक है कनारा तट और एक है मालाबार तट और एक है कोरोमंडल और एक है उत्तरी तट और एक है उत्कल। ये ध्यान रखना जो प्रमुख तट है यहाँ पे कुछ बंदरगाहें हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये बंदरगाह देखो, ये बंदरगाह, ये बंदरगाह, ये बंदरगाह, 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 बंदरगाह। यहाँ पर ध्यान रखना जो तटीय सीमा है यहाँ पे क्या है, भारत के प्रमुख बंदरगाह है। क्या मुझे बताओ भारत के मध्य कोई बंदरगाह है? हैं? अरे भारत के मध्य में कोई बंदरगाह है क्या? नहीं भाई। बंदरगाह का मतलब क्या है? जहां पे पानी होना चाहिए, ठीक है ना। भारत के बीच में, भारत के मध्य में कोई बंदरगाह है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बात सुनो, क्योंकि भारत के तट पर ही ध्यान रखना बंदरगाह है प्रमुख, ये आपके सामने, ठीक है ना। बाकी कोई बंदरगाह नहीं है। यदि बंदरगाह आप प्राकृतिक बंदरगाह बनाते हो तो ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना जलीय मार्ग बनाना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है ना। आपको पता है कि सवेज नहर का निर्माण क्यों किया गया? है? क्यों किया गया भाई? इस आयात निर्यात के लिए, ठीक है ना। तो भारत में यदि मध्य में भारत में बंदरगाह स्थापित करना हो, कृत्रिम बंदरगाह, है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे जलीय मार्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन भारत के जो तटीय भाग है यहाँ पे बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रमुख जो बंदरगाह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह है कांटला। कांटला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद में है बांदीनार, यह भी ध्यान रखना कांटला के दक्षिण में। उसके बाद में मुंबई है ना, इसका वर्तमान में नाम है नहा सेवा नेहरू, नहा सेवा नेहरू, ये ध्यान रखना मुंबई बंदरगाह के पास में। उसके बाद में एक है मरम गोवा, है ना, ये गोवा में है। एक है न्यू मंगलोर और एक है कोच्चि और एक ध्यान रखना चेन्नई है, एनोर है ना, कांकीनाड़ है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया और ध्यान रखना कोलकाता, ठीक है ना। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है। एक आप मैप बनाओ, है ना, एक मैप बना लो और इस मैप में ध्यान रखना जो ये आपके सामने नाम लिखे है ना, ये इस तरीके से आप इसको बना लो, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। और बंदरगाह से एक पर्सन आएगा, बंदरगाह से एक पर्सन है आएगा, ठीक है ना। लिखो भाई, इसको बनाओ आप। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है, इसको आप है मैप के माध्यम से याद कर लो। काटला है, बांदीनार है, मुंबई है ना, मुंबई के नीचे ये ध्यान रखना नेहरू। उसके बाद में मरम गोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन ध्यान रखना। उसके बाद में तूतीकोरिन, इसका नया नाम क्या हो गया है ध्यान रखना, नया नाम भी याद कर लेना। उसके बाद में चेन्नई है, एनोर है, कांकीनाड़ है, विशाखापट्टनम है, पारा है, हल्दिया है, ठीक है ना। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है। आप ऐसे मैप बना करके नाम लिख दो, है ना, नाम, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट में। ये तो आपको पता है ना, ये कौन सा है पूर्वी और ये कौन सा है पश्चिमी, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अरे आवाज नहीं भाई ना। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब ध्यान रखना, ऑप्शन ए कांडला, ठीक है ना, ऑप्शन बी हल्दिया, ठीक है ना, ऑप्शन सी न्यू मंगलोर और ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। हल्दिया ध्यान रखना कहां पे है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो ये एक मैप बना करके इसको भाई लिख लो।
सबसे मैं बता रहा ना, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस बंदरगाह से होता है, एक एक बंदरगाह के बारे में, ठीक है ना। लिख लिया ना इसको, अरे बना लिया क्या, बनाओ बनाओ, ले इसको एक बोल लेंगे, इसको क्या हुआ इसके, लिख लिया ना, बनाओ बनाओ भाई। लिखो लिखो भाई लिखो, हो गया ना। देखो पहले तो अग्निवीर की आप तैयारी करे हो और सबका यही दुआ करते हैं भगवान से कि सबका पेपर पास हो जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम देने के बाद में एक बार आप एसएससी और दिल्ली पुलिस आगू, ठीक है ना, आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों का लगभग सेम सिलेबस है, ध्यान रखना, लगभग सेम सिलेबस है एसएससी और दिल्ली पुलिस का। आगू वैकेंसी आने वाली है 3-4 महीनों के अंदर, ठीक है ना। ऐसे मत करना कि अब एग्ज़ाम आगे 1 महीना बचा है या 2 महीने, तो हम भागते हैं कोचिंग की तरफ। ये एग्ज़ाम देने के बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद में आप उसमें लग जाना, साथ में फिजिकल भी और साथ में ध्यान रखना तैयारी करना। रियल बात बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की जॉब और एसएससी की जॉब बहुत बेस्ट जॉब है, पैसे भी फुल है ना। तो एक बार ईमानदारी से तैयारी कर लेना और ऐसा सोच के तैयारी करना कि ज़िंदगी की ये लाइफ की लास्ट तैयारी है। लेकिन समय के साथ में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम आया, अब कुछ बच्चे ऐसे कि एग्ज़ाम आया तो भागते हैं कि अब एग्ज़ाम आ गया अब तैयारी करने चाहते हैं, ऐसा नहीं भाई। सिलेक्शन के लिए लॉन्ग तैयारी चाहिए। अब अग्निवीर तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो कम समय में हो जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस और एसएससी में ध्यान रखना, पेपर का लेवल भी कुछ अलग है। क्या हुआ, लिखा नहीं है तूने क्या, नया नाम है BO चिदमनवार, मैं लिख देता हूं भैया ना। देखो मेरी बात सुनो, अब बात करेंगे जो भारत के द्वीप समूह है, ठीक है ना। अब भारत में द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे, आवाज नहीं भैया ना, समझ लो। अभी हमने बात की एक तो प्रायद्वीपीय और एक है द्वीप। देखो द्वीप का मतलब क्या है, जिसके स्थल खंड के चारों ओर क्या हो, पानी हो या जल हो, उससे कहते हैं द्वीप। और प्रायद्वीपीय का मतलब है जिसके 3 ओर क्या हो, जल राशि हो। अब आपको पता है कि भारत में अनेक प्रकार के द्वीप समूह हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है आपके लक्षद्वीप, ठीक है ना। 2 द्वीप समूह, जो 2 ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ध्यान रखना, क्या मुझे ये बताओ, लक्षद्वीप क्या एक ही द्वीप है, नहीं, कई द्वीपों का एक समूह है, उसे का नाम क्या है, लक्षद्वीप। अब कई द्वीप है, उसमें जनजाति और जनसंख्या निवास करती है,
और कुछ ऐसे भी द्वीप है जिसमें कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। क्या हुआ? अब बच्चों समझना, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है ना। अब हिंद महासागर वाद नहीं भाई, दो भागों में विभाजित हो जाता है। यहां पर है अरब सागर, अरब है सागर, जो भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है अरब सागर से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, यहां पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जो प्रमुख द्वीप समूह है, प्रमुख द्वीप समूह है बच्चों ध्यान रखना, इसमें एक यहां पे तो है आपके द्वीप समूह, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और यहां पर एक द्वीप समूह है, उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, सर्वाधिक द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये दोनों ही प्यारे बच्चों क्या है? दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। यहाँ पे छोटे छोटे टापू है और उन टापुओं का एक नाम दे दिया गया है। कुछ ऐसे द्वीप है जहां पर जनसंख्या निवास करती है और कुछ ऐसे द्वीप है जहां पर एक भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे द्वीप है जहां पर आज भी जनजाति निवास करती है, आदिवासी, है ना, जो जंगलों में रहती हैं और वहां पर कोई भी मूलभूत सुख सुविधा नहीं है, जंगलों में रहते हैं। और वहां पर ध्यान रखना, जो सभ्य इंसान है उनको जाने में क्या है? वहां पे जाना वर्जित है, या वहां पे जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि आज भी वो आदि मानव जैसी है ना, मनुष्य को दे करके खा जाती है, वो जिंदा मांस है ना, जिंदा मनुष्य, उसको काट करके खा जाते हैं। ऐसे आज जनजातियां निवास करती है भारत में भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। एक कोई चीनी यात्री था जो बौद्ध भिक्षु था। ध्यान रखना, कुछ ऐसे टापू है जहां पे जनजाति निवास करती है और सरकार ने स्पष्ट बोर्ड लगा दिया है, बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है कि जनजातीय क्षेत्र है, जन हानि हो सकती है, जाने के लिए वर्जित है, प्रतिबंध है। तो एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्धिस्ट, चीन का था। उन्होंने कहा कि जो ये जनजाति है इनको मैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान को दे करके मैं इनको शिक्षित करके इनको क्या कर दूंगा? सभ्य कर दूंगा और मैं भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे रात का रुकना अलाउ नहीं है, तो दिन के अंदर यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, वापिस शाम को वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कितने गए और कितने वापिस आए गिनती की जाती है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कम था और वो कौन था? बौद्ध भिक्षु। फिर उसकी छानबीन की तो उसके जो कपड़े थे एक तो वो मिले और एक जो हाथ में किताब थी, है ना, बौद्ध धर्म की, वो किताब बची, बाकी हड्डियां सहित खा गए थे उसको। तो जाने के लिए, वहां पे जाने के लिए, प्रवेश के लिए प्रतिबंध है, ध्यान रखना। ऐसी जनजातियां आज भी जो दैनिक जीवनचर्या की जो सुख सुविधा है, जैसे लाइट है, बिजली है, चिकित्सा है ना, सड़क है, शिक्षा, इनसे क्या है? ये आज भी वंचित है, ध्यान रखना। अब धीरे धीरे सरकार इनके लिए जनजातीय योजना शुरू करके इनको सभ्य करने के लिए प्रयास करिए, लेकिन ये प्राकृतिक प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, जंगलों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं और ये सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एक बार सरकार ने सर्वे किया, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, तो ध्यान रखना जब हेलीकॉप्टर वापस आता है ना, उसको तीर से नीचे से बींध दिया, ध्यान रखना। इतने खतरनाक लोग हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आज भी ऐसी कुछ जनजातियां हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सीधा प्रश्न आएगा भाई, कौन सी खाड़ी में? देखो, हिंद महासागर की कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, और एक है अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर की शाखा, और एक है बंगाल की शाखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। और प्यारे बच्चों,
ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे लगभग देखो मेरी बात सुनो 572 छोटे बड़े द्वीप मिलकर के एक द्वीप बना है, ध्यान रखना, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है ना, छोटे छोटे, ऐसे करते करते कितने हैं 572, कितने हैं 572 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये द्वीप है इनका माना जाता है कि इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से, ठीक है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। अब समझना, ध्यान रखना ये द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है, 2 भागों में विभाजित है, ठीक। एक तो है अंडमान और एक बार है निकोबार, ठीक है ना। यहां से 10 डिग्री ध्यान रखना, ये ध्यान रखना एक चैनल है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में एक जल की खाड़ी है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। ये 2 भाग है प्यारे बच्चों, और ध्यान रखना यहां से ये दोनों ही आपस में जुड़ते हैं, उसका डिग्री का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इंदिरा, एक तो इंदिरा पॉइंट है और एक इंदिरा कोल है, अलग अलग है ना। मुझे बताओ उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुझे ये बताओ अंडमान में है या निकोबार में है, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है, तो ये निकोबार है, ध्यान रखना। दक्षिण में निकोबार है, उत्तर में क्या है, अंडमान है। तो इन दोनों के बीच में एक जल खाड़ी है, उसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना 4 भागों में विभाजित है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 भागों में विभाजित है। और ध्यान रखना यहाँ पे एक चोटी याद कर लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल चोटी, ठीक है ना। कौन सी है, सैंडल चोटी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। माउंट डिओली ये भी अंडमान की है, माउंट कोयोबा ये भी अंडमान में, और माउंट थुइलर ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटी है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये पोर्ट ब्लेयर है बच्चों, ध्यान रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये बच्चों ध्यान रखना दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, दक्षिणी, ध्यान रखना जो दक्षिणी है ना वहां पे स्थित है। देखो मेरी बात सुनो, मैं सीधा ही बना देता हूं ना, सीधा ही। ये तो है अंडमान, और इसके नीचे क्या है, क्या है, निकोबार। प्यारे बच्चों इसके बीच में एक जल राशि, उसका नाम क्या है, 10 डिग्री, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल। अब ध्यान रखना जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पूरे की बात करें तो यहां पर कुल कितने टापू है, 572, कितने हैं, 572। अब आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना जो ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान का जो दक्षिणी भाग है वहां पे स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पर एक जेल है, जेल का नाम क्या है, सेल्यूर जेल, जिसे काला पानी क्या कहा जाता है, काला पानी की सजा। अंग्रेज क्या करते थे आपको पता है, अंग्रेज क्या करते हैं, कोई ज्यादा ही बदमाशी करता ना, है ना, हाँ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। क्यों, मेरी बात सुनो, मान लो कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति, अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई इसको यदि हम फांसी देंगे तो हमारा क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। फिर अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे व्यक्तियों को काले पानी की सजा देते थे। काले पानी का मतलब क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल बना दी जिसका नाम क्या था, सेल्यूर जेल, ठीक है ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास में। अब इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना, व्यक्ति को डाल दिया जाता था, अब फिर व्यक्ति मृत्यु होने के बाद में ही वापस आएगा।
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जल ही जल है भाई। इतना तैर सकता है क्या कोई इंसान? अरे भाई समुद्र है या नहीं है, मुझे ये बताओ। पानी के अंदर कूदेगा तो भी इसकी मौत है ना। जो जलीय जीव है वो खा जाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ है ना। तो इसलिए काले पानी सजा का ही मतलब क्या था? मौत। या अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज मतलब गांधी जी भूख हड़ताल क्यों करते थे जेल के अंदर, आपको पता है? गांधी जी ने लगभग भूख हड़ताल जेल के अंदर की है। गांधी जी जेल के अंदर का खाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की एक चाल थी, उनके पास में ऐसे ऐसे जहर थे है ना, खाने के अंदर वो जहर डाल देते थे और धीरे धीरे 2 या 3 वर्षों के बाद में उस व्यक्ति की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। अब चाहे पानी में डालो या खाने में, मेरे हिसाब से तो खाना में डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, नहीं पानी में तो आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, अंग्रेजों की ये चाल थी। अब मेरी बात सुनो, फिर क्या देते थे कि भाई इसका स्वास्थ्य खराब था, इस कारण इसकी मृत्यु हो गई। आपको पता है कि हमारे राजस्थान से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अहुआ, नाम सुना है क्या? अहुआ एक ठिकाना था पाली। अहुआ का ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह, जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कुशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कुशाल सिंह ने महात्मा गांधी जी के कहने से, अरे महात्मा गांधी क्या, कुशाल सिंह ने है ना, मतलब अंग्रेजों के दबाव में आकर के क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था कुशाल सिंह ने। फिर क्या होता है? कुशाल सिंह 2 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर ही। अंग्रेजों को पता है कि, मेरी बात सुनो, अंग्रेजों को पता है कि अब इसकी लिमिट कितनी है? 2 वर्ष है। 1.5 वर्ष तो क्या रखेंगे? जेल के अंदर रखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? रिहा कर देंगे। अब रिहा करते हैं तो फिर बाहर आते हैं, घर ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। न तो कोई हाका हुआ, न कोई हुल्लड़ हुआ, अंग्रेजों ने अपना काम कर दिया। ठीक है ना, ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की। ठीक है ना, ये बात याद कर लेना भाई। ये जेल याद कर लेना जो वहां पे है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यहां पे ध्यान रखना, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर एक बेरन द्वीप है। क्या है? बेरन द्वीप है। और यहां पर भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। और वो उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बेरन द्वीप या बेरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया भाई। ठीक है ना, यहां पर एक है नारकोडम और एक है सुप्त ज्वालामुखी द्वीप। 2 द्वीप स्थित है, 2 ज्वालामुखी है जो क्या है? शांत है। लगभग भारत में जितनी भी ज्वालामुखियां है, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि आपसे पूछ ले कोई ज्वालामुखी के बारे में और यदि आपको उत्तर नहीं आ रहा है और ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो क्या करोगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन आपसे पूछ ले भारत की सक्रिय समझते हो ना, आज भी वो जल रही है। सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नाम क्या है? बेरन ज्वालामुखी। वह तो अभी तो हमने बात की थी भाई अंडमान के बारे में। अब बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ध्यान रखना, यहाँ पे कई प्रकार के द्वीप है और ये ध्यान रखना 6 डिग्री चैनल से ग्रेट निकोबार, ध्यान रखना, जिसका नाम है सुमात्रा से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के समूह सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट स्थित है। ध्यान रखना, एक इंडोनेशिया देश है। भारत के जलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 2।
एक तो है श्रीलंका, एक है मालदीव, और एक देखा जाए तो इंडोनेशिया ही भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया का एक द्वीप है इंडोनेशिया में, उसका नाम क्या है? सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप कहां पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। इन दोनों के बीच में एक जल राशि है जो जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल है जो ध्यान रखना इंडोनेशिया और भारत के बीच में। अब आपसे पूछा जा सकता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी जल राशि है? तो ध्यान रखना 6 डिग्री जल राशि या 6 डिग्री चैनल है, नाम दे रखा है इनका अलग अलग, ठीक है ना। मुझे ये बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली जल राशि कौन सी है? 10 डिग्री। इंडोनेशिया और भारत को जोड़ने वाली 6 डिग्री थी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। अब इसमें ध्यान रखना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब इसका अन्य नाम क्या है? ध्यान रखना पिग्मेलियन पॉइंट। यदि इंदिरा पॉइंट नहीं है तो इसका अन्य नाम क्या है? ध्यान रखना पिग्मेलियन पॉइंट, जो वर्तमान में क्या हो गया? ये नष्ट हो गया है, पानी के अंदर क्या हुआ है? डूब गया है, ठीक है ना, पानी के अंदर ये अभी डूब गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी है सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है ना। ये और अन्य चोटियां है लेकिन इतनी बात आपको याद रखनी है, एक तो मलेशिया वाली बात याद रखनी है और एक इंदिरा पॉइंट वाली बात आपको याद रखनी है। अब बात करें लक्षद्वीप समूह के बारे में। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? मुझे ये बता दो कि लक्षद्वीप है ना। अब मेरी बात सुनो, आपसे प्रश्न पूछ ले कि लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर के किस भाग में स्थित है? अरे अरब सागर में भाई लक्षद्वीप। इसको खड़ा कर दे, इसको, हाँ खड़ा हो जाओ भाई, हाँ खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। अरे मैंने पैर है ना भगवान ने दिए ना। वो कहाँ गया? एक और था ना, फिर वापस बैठ गया। प्रॉब्लम है ना शरीर में, थोड़ी कमजोरी है, हाँ? अच्छा हड्डी कमजोर है क्या? ठीक है ना भाई। अब मेरी बात सुनो, देखो ये छोटे छोटे द्वीप है, ये देखो मेरी बात सुनो, ये अरब सागर में है, ध्यान रखना हिंद महासागर का एक भाग है अरब सागर है। इसमें ध्यान रखना बच्चों छोटे छोटे द्वीप है जिनकी कुल संख्या कितनी है? 37 है। देखो मेरी बात सुनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? 572, और इस लक्षद्वीप में कितने हैं? 37। इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। लक्षद्वीप बच्चों ध्यान रखना, लक्षद्वीप अरब सागर में है, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में भारत के किस द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और ध्यान रखना एक है परवाल भिंती, परवाल भिंती, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना ये एक समुद्री जीव है। परवाल एक क्या है? समुद्री जीव है, ठीक है ना। फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो ये एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं और इस परवाल भित्ति से लक्षद्वीप द्वीप समूह का क्या हो गया? निर्माण हो गया। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हाँ खड़ा कर, इसको खड़ा कर दे, हाँ तुझे खड़ा हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कोई आवाज नहीं करेगा। पोर्ट प्लेयर,
ब्लेक, पोर्ट ब्लेयर, वेरी गुड। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह? एक में रुकना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? अब भाई मेरी बात सुनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी है ना, राजधानी का नाम परिवर्तन कर दिया गया है ना, जिसका नाम क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। अब मेरी बात सुनो, एक क्रांतिकारी था, समझना, उसका नाम बदला क्यों किया गया? ठीक है ना, राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, राजधानी नहीं बदली गई है, नाम बदला गया है, ध्यान रखना। और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नीचे बैठे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कुछ ऐसे टापू है जिसका नाम मोदी जी वहां जाकर के क्या करते हैं? उनके नाम परिवर्तन करते हैं। और जैसे कि जो हमारे क्रांतिकारी है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आजाद है ना, इन क्रांतिकारियों के नाम से यहाँ पे द्वीप होते हैं, उनके क्या करते हैं? नाम बदल देते हैं। यहाँ पे जो एक जेल है, ठीक है ना, उस जेल का भी नाम बदल दिया गया है ना। तो ये बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने जो ये द्वीप समूह है, आपको पता है कि बीच में म्यांमार और भारत के बीच में, ध्यान रखना, म्यांमार और भारत के बीच में कुछ मामला गड़बड़ हो गया था, तो मोदी जी ने जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्फी ली थी, है ना, क्योंकि म्यांमार देश है ना, बर्मा प्राचीन नाम। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे पर्यटक ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा पर्यटक कौन जाते हैं? भारतीय। तो मोदी जी ने कहा कि भाई आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भारत में भी हमारे ऐसे ऐसे स्थल है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये बात है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? परवाल भित्ति से हुआ है, और परवाल भित्ति क्या है? एक जलीय जीव है। ज्वालामुखी से निर्माण किसका हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, कुछ बातें करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, इस लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ना? कवारती, जो लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है, और जो 9 डिग्री चैनल से उत्तर में स्थित है, ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो भाई, ये अलग अलग द्वीप है, क्या है? ये अलग अलग द्वीप है। अब इन द्वीपों में ध्यान रखना, इन द्वीपों को जोड़ने के लिए बीच में क्या है? जल राशि है, ठीक है ना, ये जल राशि है। इन जल राशियों का नाम दे रखा गया है 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, है ना, ये नाम ही, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में और कुछ फैक्ट बात करें, लक्षद्वीप पे ध्यान रखना, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोय, ठीक है ना। मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा गया है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकोय, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, लक्षद्वीप और मिनिकोय को मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। इंडोनेशिया के साथ में ग्रेट निकोबार 6 डिग्री चैनल, और मालदीव के साथ में बच्चों ध्यान रखना मिनिकोय। मालदीव के साथ में कौन सा द्वीप समूह सीमा बनाता है? जलीय लक्षद्वीप। इंडोनेशिया के साथ में अरे अंडमान निकोबार, भाई एक तो मालदीव है, मालदीव के साथ में लक्षद्वीप क्या बनाता है? जलीय सीमा 8 डिग्री चैनल। और इंडोनेशिया के साथ में, इंडोनेशिया का एक द्वीप था जिसका नाम क्या था? सुमित्रा। क्या नाम था? सुमित्रा। और ध्यान रखना, भारत का है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, इनके बीच में 6 डिग्री चैनल है। और ध्यान रखना एक बात है, मिनिकोय द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और ध्यान रखना मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल दोनों को क्या करता है? अलग करता है। कुछ बातें ये समझ में आई तो भाई अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, ऊपर सबसे ऊपर है
अभिनिकाय द्वीप, उसके बाद में करावती ये राजधानी है, उसके बाद में मिनिको ये जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, उसके बाद में यह नीचे कौन सा है मालदीव। और मालदीव और निकोबार जो ये निकी है ना कोई, इसके बीच में एक डिग्री है जल राशि, उसका नाम क्या है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। अन्य द्वीप है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि भारत के जो तटीय है सीमा है उसमें कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें हमने 2 द्वीपों के बारे में तो बात की है। अब छोटे मोटे द्वीप है, एक द्वीप है मध्य प्रदेश में, बच्चों इसका नाम क्या है श्री हरिकोटा, सॉरी भाई आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश ध्यान रखना भारत की पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है श्री हरिकोटा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों इसको हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण ध्यान रखना एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहां से कितने % बनते हैं भाई 3% बनते हैं। आपसे पूछ ले भारत का एकमात्र उपग्रह परसेप्शन ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान रखना जो उपग्रह होते हैं ना उनकी चेकिंग की जाती है कि भाई ये सही है या गलत है ना। उसका भाई चेकिंग का मतलब क्या है प्रक्षेपण, ध्यान रखना इसको चेक करते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, और यदि खराब हो गया तो यहाँ पे जन हानि ना हो, जल के अंदर ही गिर जाएगा। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है श्री हरिकोटा में, और श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्री हरिकोटा पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ध्यान रखना। पुलिकट झील भी कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। 2 राज्यों में इसका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद में है पबन द्वीप, ये ध्यान रखना ये आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है आदम ब्रिज, राम सेतु का ही ये भाग है, तथा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। रामेश्वर ध्यान रखना यहाँ पर क्या है एक ज्योतिर्लिंग है, क्या है ज्योतिर्लिंग है, और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पे है आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर भारत का ध्यान रखना अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम क्या है सतीश धवन, ठीक है ना। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र है सतीश धवन, जो श्री हरिकोटा द्वीप में है, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में बच्चों पबन द्वीप, ये ध्यान रखना राम सेतु का भाग है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में, सॉरी कौन सी खाड़ी में मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। ये देखो ये है, ठीक है ना, यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी है भाई, और इसे कहते हैं भारत पाक जल संधि भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है पाक भारत जल संधि, जो श्रीलंका और भारत को क्या करती है अलग करती है, ठीक है ना। उसके बाद में न्यू मरे, ये द्वीप महत्वपूर्ण है भाई, इनके नाम लिख लो है ना, आपके इसमें नहीं है तो लिख लेना, ठीक है ना। न्यू मरे या न्यू मूर, ध्यान रखना ये बंगाल की खाड़ी में है, और ये ध्यान रखना गंगा नदी के स्थित है। अब मेरी बात सुनो, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद है न्यू मरे, इसका नाम क्या है न्यू मरे, न्यू मरे द्वीप। अब मेरी बात सुनो, अरे आवाज नहीं भाई, समझ लो ये लास्ट है भाई, बाद में आप चले जाना, ठीक है ना। इतना किसके पास में टाइम है यार, हाँ? अब मेरी बात सुनो, इसका नाम है न्यू मरे, गंगा नदी द्वारा ये द्वीप बनाया जाता है बंगाल की खाड़ी में। अब क्या हुआ कि
गंगा नदी अपने बहाव के जल के साथ में कंकर मिट्टी ला करके इस बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप बना देती है। अब वो द्वीप प्रारंभ में किसकी सीमा में था? बांग्लादेश के। लेकिन 2014 के आसपास में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है नदी में, तो ये द्वीप ध्यान रखना पानी के अंदर खिसक करके भारतीय सीमा में आ जाता है। और जब मॉर्निंग हुआ तो इस द्वीप पे भारत की सेना भारत की जो नौ सेना है ना, नेवी, यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। फिर बांग्लादेश ने कहा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो भाई भारत ने कहा कि ये प्राकृतिक द्वीप है, ये चल करके मेरी सीमा में आ गया, तो इसमें मैं क्या करूं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से द्वीप को लेकर के विवाद है? न्यू मरे द्वीप, जो गंगा नदी पे स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भाई इन दोनों के बीच में विवाद है ना। और ये बाद में मोदी जी ने, और ये बांग्लादेश की उस समय राष्ट्रपति कौन थी? शेख हसीना, इन दोनों ने इस विवाद को भाई निपटा दिया कि इनको क्या करेंगे, हम बांट देंगे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कुछ समय के बाद में ये द्वीप अपने आप क्या हो गया है? जल के अंदर समा गया है, ठीक है ना। ये एक जल के अंदर समा गया है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है द्वीप, ठीक है ना। ये भाई उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ध्यान रखना ये लगभग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के लगभग 150 किलोमीटर दूर। इसका पूरा पुराना नाम क्या था? व्हेलर द्वीप, और इसका नाम बदल लिया गया एपीजे अब्दुल कलाम। और यहाँ पर ध्यान रखना ये भी एक अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है ना। तो भाई इसके बारे में बात और कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।